हे गाइस, सो वी आर बैक इन अनदर वीडियो। मैं हूं संजीव और ये है राघव। हमारे पास आज जो वीडियो है वो है पीएम मोदीज ह्यूज स्टेटमेंट ऑन नेहरू एंड कोरियन वॉर। महंगाई पर पंडित नेहरू का पुराना बयान था। संसद में मोदी जी ने उसको कोट किया क्योंकि वो थैंक्स मोशन जो है वो राष्ट्रपति के लिए होता है, उस पे बोल रहे थे। तो उसी पे वीडियो है, बाकी सर से जानेंगे कि पूरी कहानी क्या है, फिर लास्ट में आएंगे हम अपने रिएक्शन और रिव्यू के साथ। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और क्या आप जानते हैं हम इंस्टाग्राम पे आ चुके हैं, पता है आपको? मैं पहले से था कि हमारा चैनल अब इंस्टाग्राम पे भी पहुंच चुका है। हम लोग इंस्टाग्राम पे भी अब हैं और फेसबुक पे भी हमारा पेज अवेलेबल है। हम लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप लोग फॉलो करें हम लोगों को। बिल्कुल फॉलो करें हमें। वहां पे आप अपने कोई भी कमेंट मैसेजेस आप कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं। कोई वीडियो आपको अच्छी लग रही है कि हम रिएक्ट करें या हमें नहीं पता है तो आप हम तक पहुंचाइए, हम कोशिश करेंगे रिएक्शन देने की उस पर। तो चलिए वीडियो देखते हैं, फिर लास्ट में करेंगे बात। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पीएम मोदी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर इन्फ्लेशन के बारे में बात करी और यहां पर पर्टिकुलरली मेंशन किया नेहरू का और द कोरियन वॉर का। नाउ इसको लेकर बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, कंट्रोवर्सी भी खड़ी हुई है कि पीएम मोदी को क्या यहां पर कंपैरिजन करना चाहिए था या नहीं। तो डिस्कस करते हैं यहाँ पर पीएम मोदी ने कहा क्या है, इशू क्या है। मगर सबसे पहले मैं चाहता हूं कि जो ये वीडियो है ये आप देखिए, उसके बाद ही बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है ये मैं आपको दूंगा तो आप समझ पाएंगे सब कुछ। और महंगाई को नियंत्रण में रखने के लिए हमने क्या किया है, ये आंकड़े खुद बता रहे हैं। कांग्रेस के जहां महंगाई दर डबल डिजिट में थी, 10% से ज्यादा थी, वहीं 2014 से 2020 तक महंगाई 5% से कम रही है। 5% से कम रही है। कोरोना के बावजूद आपको मैं बोलने देना चाहता हूं तो कि आगे आपकी मजा होने वाली है, जरा इंतजार करो, आ रहा हूं। कोरोना के बावजूद इस साल महंगाई 5.2% रही है और उसमें भी फूड इन्फ्लेशन 3% से कम रही है। आप अपने समय में वैश्विक परिस्थितियों की दुहाई देकर पल्ला झाड़ लेते थे, वैसे महंगाई पर कांग्रेस के राज में पंडित नेहरू जी ने लाल किले से क्या कहा है वो जरा आपको मैं बताना चाहता हूं। पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री लाल किले से बोल रहे हैं। देखिए, आपकी इच्छा रहती है ना, मैं पंडित जी का नाम नहीं बोलता हूं, आज मैं बार बार बोलने वाला हूं। आज तो नेहरू जी ही नेहरू जी। मजा लीजिए आज। आपके नेता कहेंगे मजा आ गया। माननीय अध्यक्ष जी, पंडित नेहरू जी ने लाल किले पर से कहा था, और ये उस जमाने में कहा गया था, तब ग्लोबलाइजेशन इतना नहीं था, नाम मात्र का भी नहीं था। उस समय नेहरू जी लाल किले से देश को संबोधन करते हुए क्या कह रहे हैं, कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है। इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है। इति नेहरू जी, भारत के पहले प्रधानमंत्री। कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है, इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं और यह हमारे नियंत्रण से भी बाहर हो जाती है।
देश के सामने देश का पहला प्रधानमंत्री हाथ ऊपर कर देता है, हाथ ऊपर कर देता है। आगे क्या कहते हैं? देखो जी, आपके काम की बात है। आगे कहते हैं, पंडित नेहरू जी आगे कहते हैं, अगर अमेरिका में भी कुछ हो जाता है तो इसका असर भी वस्तुओं की कीमत पर पड़ता है। सोचिए तब महंगाई की समस्या कितनी गंभीर थी कि नेहरू जी को लाल किले से देश के सामने हाथ ऊपर करने पड़े थे। नेहरू जी ने तब कहा था, माननीय अध्यक्ष जी, अगर कांग्रेस सरकार 8 सप्ताह में होती, क्या देश का नसीब है? देश बच गया। लेकिन आज अगर आप होते तो महंगाई कोरोना के खाते में जमा करके झाड़ करके निकल जाते आप लोग। लेकिन हम बड़ी संवेदनशीलता के साथ इस समस्या को महत्वपूर्ण समझ करके उसके समाधान के लिए पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। तो जैसे आपने सुना, इस वीडियो क्लिप में हमारे प्राइम मिनिस्टर प्राइमरली बात कर रहे थे इन्फ्लेशन रेट के बारे में और किस तरीके से भारत जब इनिशियली आज़ाद हुआ था तब उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू इन्फ्लेशन मैनेज नहीं कर पाए थे, हाथ खड़े कर दिए थे। मगर आज के समय अकॉर्डिंग टू पीएम मोदी, जो करंट गवर्नमेंट है, इन्फ्लेशन ज़्यादा इफेक्टिवली मैनेज कर रही है। नाउ पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो इंडिया का इन्फ्लेशन रेट है बिल्कुल 5% के आसपास ही रहा है। आप अगर रिसेंटली देखो, आप अगर 12 महीने का डेटा देखो तो बिल्कुल जैसे पीएम मोदी कह रहे थे कि 5.2% के आसपास रहा है। 5 मंथ का डेटा आप अगर देखो तो उसमें हल्का सा एक स्पाइक आया है 5.5 के आसपास। मगर आने वाले समय में मैं कहूँगा इन्फ्लेशन भारत की सरकार के लिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए भी एक बहुत ही बड़ी चुनौती बन के आने वाली है। ये बात खुद कह चुकी है मेजर इंडियन कंपनीज, क्योंकि दुनिया भर में ये हम देख रहे हैं, चाहे यूएस हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, इवन चाइना हो, इन्फ्लेशन से लोग थोड़ा बहुत अब इफेक्टेड फील कर रहे हैं। इस सब के बीच में पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से हमने अब तक इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया, जैसे उन्होंने कहा कि यूपीए के टाइम में, कांग्रेस के टाइम में इन्फ्लेशन डबल डिजिट में थी, 10% के आसपास पे थी, उससे भी आगे निकल गई थी। वहां तक हम इन्फ्लेशन को जाने नहीं देंगे। वी आर वर्किंग ऑन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी ऐड करूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कि ऐसा नहीं है कि ये जो डिबेट है बस इन्फ्लेशन को लेके ही हो रहा था कि पीएम मोदी यहाँ पर जवाब दे रहे हैं इन्फ्लेशन को लेकर। पीएम मोदी बेसिकली यहाँ पर रिप्लाई कर रहे थे टू द मोशन ऑफ थैंक्स ऑन प्रेसिडेंट्स एड्रेस इन लोकसभा। हमारे संविधान में जो आर्टिकल 87 है उसमें यह बात लिखी है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक स्पेशल एड्रेस करेंगे टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे दोनों हाउसेस इकट्ठा होते हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक स्पीच देते हैं और ये स्पीच आप कह लीजिए गवर्नमेंट का पॉलिसी डॉक्यूमेंट टाइप का ही होता है। और इस स्पीच के बाद सरकार को, जो अभी मतलब गवर्नमेंट पावर में है, इनको पास करना होता है हाउस में मोशन ऑफ थैंक्स। इसके लिए वोटिंग होती है, मेजॉरिटी के साथ इसको पास करना होता है। ये एक तरीका होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आप कह लीजिए एक तरीका इसलिए भी बनाया गया है ताकि इंश्योर किया जाए कि अभी के लिए लोकसभा में सरकार के पास कॉन्फिडेंस की कमी तो नहीं है, सारे एमपी इनके साथ में है ना, तो ऐसे थोड़ा सा ये भी चेक हो जाता है। और साथ ही साथ एक ये तरीका भी है प्रेसिडेंट के स्पीच को थैंक्स करने का। तो मोशन ऑफ थैंक्स के स्पीच के दौरान पीएम मोदी जी ने इन्फ्लेशन पर प्राइमरली यहाँ पर बात करी, मगर पीएम मोदी ने प्राइमरली यहाँ पर यह मेंशन किया कि नेहरू जी के टाइम में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई थी, इन्होंने कुछ किया नहीं। हमारे टाइम में भी प्रॉब्लम्स बहुत सारी है, कोविड-19 पैंडेमिक, यूएसए ने रिकॉर्ड लेवल पर डॉलर छाप दिए हैं। यूएसए ने पैंडेमिक के बाद जो टोटल डॉलर्स है सर्कुलेशन के, उसके 40% छापे हैं। इट इज़ अ वेरी बिग थिंग। बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप के राज में, दोनों के राज में मैं कहूँगा बहुत ही बड़े स्केल पर यूएसए ने लगातार डॉलर की प्रिंटिंग करी है। और जिस दिन ये प्रिंटिंग रुक गई, अचानक से मैं कह रहा हूँ एक सडन इन्फ्लेशन आएगी, उसी झटके का आज के समय पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। तो इस बीच दुनिया भर में इन्फ्लेशन आई है मगर इंडिया ने कंट्रोल कर दी। तो पीएम मोदी ने यह कहा कि जिस तरीके से नेहरू ने अपने स्पीच में, और बाय द वे यहाँ पे आप देख पाओगे ये स्पीच है जवाहरलाल नेहरू का, किस्मती से हम फंस गए, किस किस मुसीबत में, किस किस परेशानी में, और उधर आगे न बढ़ सके। और सब में बड़े रंज की बात ये हुई कि आज़ादी आई
सियासी आज़ादी आई, लेकिन जो आज़ादी का फायदा कौम को मिलना चाहिए था, कुछ मिला जरूर, इसमें कुछ शक नहीं, लेकिन पूरी तौर से नहीं मिला और काफी परेशानियां आप लोगों के और हिंदुस्तान के रहने वालों की रही। काफी परेशानियां आप जानते हैं, मैं आपको क्या बताऊं किस तरह से चीजों के दाम बढ़े, उसका असर सारी कौम पर, चाहे आप तनख्वाह लेते हैं या कुछ और तरह से रहते हैं, एक दाम बढ़ते जाते हैं, खाने का सवाल, खाने की कमी, राशनिंग और क्या क्या बातें आई और आप परेशान हुए और आप लोगों ने या मुल्क ने अक्सर शिकायत की और शिकायत की, क्योंकि परेशानी की शिकायत करनी है, लेकिन एक ऐसे जकड़ गए हम उसमें कुछ तो और दुनिया के वाकयात, अगर वहाँ कोरिया में लड़ाई हो तो उसका असर यहाँ पड़ जाता है चीजों के भाव पर, हमारे काबू के बाहर बात। तो यहाँ पे आपने सुना हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि बिल्कुल महंगाई हुई, लोगों ने शिकायत करी और शिकायत करना बनता भी है। कभी कभी इंटरनेशनली बड़े इवेंट्स होते हैं, जैसे कि कोरिया में वॉर हो गई और ये नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की वॉर के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पर यूएस और यूएसएसआर का भी काफ़ी बड़ा रोल था और ऑफ कोर्स यूएस में जिस तरीके से इन्फ्लेशन आई है उसका भी एक असर था यहाँ पर। तो ये कह रहे हैं कि वो सब का इम्पैक्ट इंडिया में भी आया है। अब यहाँ पे आपको समझना होगा, पहली बात तो जवाहरलाल नेहरू की एरा कितनी बड़ी थी। जवाहरलाल नेहरू ऑलमोस्ट 18 साल तक हमारे देश के पीएम रहे थे। जी हाँ, 18 साल पीएम मोदी रहे हैं अभी तक, लगभग आप कह सकते हैं 7.5 साल के आसपास। और जो ये 17-18 साल का एरा था और जवाहरलाल नेहरू, ये शुरू हुआ था 1950 में और ये चला 1964 में। और जो कोरियन वॉर जिसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये चली थी 1950 से लेकर 1953 तक। और 1950s में देखिए बिल्कुल दुनिया भर में एक इन्फ्लेशन का स्पाइक आया था। दुनिया भर में देखा गया कि एक के बाद एक जो इवेंट्स हो रहे थे उसकी वजह से बिल्कुल इन्फ्लेशन बढ़ी थी। उसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी देखा गया और इंडिया में देखो लोगों को कष्ट इसका ज़्यादा हुआ क्योंकि दुनिया में पावर्टी उस लेवल की नहीं थी जिस लेवल की पावर्टी इंडिया में थी। एक यंग इंडिया में थी, न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया में थी। उसके अलावा देखिए क्या होता है कि जवाहरलाल नेहरू जी का जब टेन्योर खत्म होने वाला था तब रिकॉर्ड इन्फ्लेशन हो गई थी। 1950s तो मैं कहूँगा कष्टदायी थे। उसके बाद 1962 में चाइना ने अटैक कर दिया। फिर 1965 में पाकिस्तान का भी एक युद्ध स्टार्ट हो गया जिसकी आशंका के एक वॉर स्टार्ट होने वाली है 1964 के आसपास हो ही गई थी। तो जवाहरलाल नेहरू का जो टेन्योर जब ऑलमोस्ट खत्म होने ही वाला था तब देखा गया कि 13.36% की इन्फ्लेशन भी देश ने देखी थी। बड़े स्केल पर वॉर फेमाइन का इफेक्ट देखा गया पूरे देश पर। इट वॉज अ बैड टाइम। और उसके बाद 1960s में कई सालों तक इन्फ्लेशन रिकॉर्ड हाई लेवल तक रही थी। तो पीएम मोदी आप अगर देखें टेक्निकली गलत नहीं कह रहे जब ये कहते हैं कि प्रॉब्लम तो देखिए करंट गवर्नमेंट के सामने भी आई है, प्रॉब्लम उस टाइम की गवर्नमेंट के सामने भी आई थी। करंट गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन कंट्रोल कर दी, उस टाइम इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं करी गई और ये बात पीएम ने भी एक्सेप्ट कर ली। मगर यहाँ पे हमको देखना होगा कि इसके पीछे रीज़न क्या है, पीएम मोदी महंगाई को कंट्रोल कैसे कर पाए हैं। देखिए इसके पीछे एक बहुत ही अच्छा टैक्टिकल मूव है। ये पीएम मोदी की सरकार ने किया था मार्च 2016 में। मार्च 2016 में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट है इसमें एक संशोधन लाया गया, एक अमेंडमेंट यहां पर लाई गई और पहली बार इन्फ्लेशन टारगेट पकड़ा दिया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। इनको यह कहा कि तुम नोट छापते हो, करेंसी छापते हो, इस दौरान तुमको यह भी इंश्योर करके रखना है कि इन्फ्लेशन 2 से लेकर 6% के बीच में रहनी चाहिए। 6% के ऊपर इन्फ्लेशन किसी भी हालत में नहीं जानी चाहिए। ये जो मूव है, देखिए ये जो ऑप्शन थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़ा दो, मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो नेहरू जी के पास थी नहीं, क्योंकि उस वक्त हमारे पास उस लेवल की इकोनॉमिक्स थी नहीं, रिजर्व बैंक उतना पावरफुल था नहीं, हमारे उतने आप कह लीजिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं थे। मगर मैं करंट गवर्नमेंट को भी यहाँ पे क्रेडिट दूंगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम में ये काम नहीं किया गया। मोदी जी ने 2014 में पावर संभाली और 2016 में जो ये आरबीआई का निर्णय लिया गया उसके बाद देखा गया है कि जेन्युइनली इन्फ्लेशन कंट्रोल में रही है। और फूड इन्फ्लेशन का कंट्रोल में रहना एक कंट्री के लिए बहुत बड़ी बात होती है। जो आदमी महीने के 15,000 रुपये 20,000 रुपये उससे भी कम कमाता है उसको अच्छे से चुभती है इन्फ्लेशन। दूध के दाम बढ़ते हैं, जब सब्जियों के दाम बढ़ते हैं, एक एक चीज वो आदमी फील करता है। तो उस पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो बिल्कुल करंट गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है। मगर मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि क्या आज के इंडिया के पास जो सुविधाएं हैं, जो ऑप्शंस हैं, उनको जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट से कंपेयर करना ठीक है, जस्ट है,
इसके बारे में लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सीधा जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे सारे लिंक, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, नीट, यूजी, क्लिक करिए अपने एग्जाम ऑफ योर चॉइस पर। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक ऑन यूपीएससी और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी का क्वालिटी कोर्स, जिसके अंडर आपका ना सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस, इवन ऑप्शनल भी कवर होता है। ऑप्शनल आपकी चॉइस का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, विच एवर यू वांट टू चूज। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है पिक ए प्लान पर, और जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लो आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, आपके पास अभी टाइम है 2-3 साल का आराम से प्रिपेयर करके एक अटेम्प्ट देना है, तो आप 24 मंथ या फिर 36 मंथ का जो कोर्स है ये भी कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सिंपली यहाँ पे कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके, वीडियो हो गई एंड। और सो बेसिकली इस वीडियो में सर ने बताया कि कंपैरिजन है कि किसकी गवर्नमेंट में ज़्यादा महंगाई देखी है। हाँ, उन्होंने भाई अपने डिफेंस में, उन्होंने पार्लियामेंट में, ये लोकसभा के अंदर उन्होंने बोला था। और आज 8 तारीख है, आज 8 तारीख, आज 8 फरवरी है। और आज इन्होंने राज्यसभा में भी बोला है, हमने सुबह उसको भी देखा है लाइव। तो ये थी कल की 7 फरवरी को इन्होंने बोला था लोकसभा में। ये मोशन ऑफ थैंक्स के जो इनका होता है दोनों सभाओं से, प्रधानमंत्री उसको एंड कर देते हैं, मतलब अपना मोशन ऑफ थैंक्स के साथ। तो एक तरह से बस नॉर्मल एक समझ लीजिए आप, नॉर्मल एक नियम है। हर बार एक तरह से भी पता लग जाता है कि जो सिटिंग है अभी, जो गवर्नमेंट, उसके पास पूरे नंबर हैं कि नहीं, इनडायरेक्टली। तो इसलिए भी होता है। और ये था, और इसी में बार बार क्योंकि पोक किया जा रहा था और कई लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे पीएम मोदी पे और उनकी गवर्नमेंट्स पे। अब भाई जो खिलाफ पार्टियां वो करेंगी, कोई भी रहेगा सत्ता में तो दूसरी पार्टी उसका विरोध करती है। जब कांग्रेस थी तो बीजेपी करती थी ये काम। तो उन्होंने बहुत चीजें बोली कि इन्फ्लेशन हो रहा है, कोविड में ढंग से मैनेजमेंट नहीं हुआ है, वैक्सीन की क्या जरूरत है, फलाना फलाना, बहुत सारी चीजें बोली गई थी। तो उसके जवाब में इन्होंने गिन गिन के दिए। उसी में छोटा एक पार्ट था जो ये था, कवर किया इन्होंने कि नेहरू जी के टाइम पे, आप लोग कहते हैं कि नेहरू जी का हम नाम नहीं लेते हैं, तो नेहरू जी के टाइम पे ऐसे ऐसा हुआ, बड़ा सरकास्टिकली इन्होंने बोला था। और सर ने तो ओरिजिनल वीडियो सुनाई नेहरू जी ने, जो मैं तो पहली बार आज उनकी आवाज सुन रहा हूँ ऐसे पूरे भाषण में। थोड़ा मतलब रिदमिक बोलते थे, रिदम के साथ। तो ये था उनका। तो उन्होंने बोला कि भाई जब उस टाइम पे ग्लोबलाइजेशन नहीं था, जब हम लोग दूसरे देशों से इतना कुछ, ग्लोबलाइजेशन का मतलब एक्चुअली में क्या हुआ, आजकल हर देश एक दूसरे देश पर पूरी तरह से डिपेंड करता है, कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया आज के टाइम में अगर आज के टाइम में किसी 2 कंट्री के बीच में अगर वॉर होती है तो पूरी दुनिया पे इफेक्ट आता है, इफेक्ट आएगा पूरी दुनिया पे, क्योंकि एवरीथिंग इज कनेक्टेड। बिल्कुल, सप्लाई चेन जो ऐसी हो गई है कि अब सब एक दूसरे पर डिपेंड है, किसी ना किसी चीज के लिए कोई ना कोई। तो एक भी देश में हमला होता है या कुछ भी होता है उधर, तो पूरी दुनिया भुगतती है उसे। इसे वॉर को अवॉइड करते हैं। तो इसीलिए इन्होंने बताया कि जब उस टाइम ग्लोबलाइजेशन नहीं था तब ये बात बोल दी थी नेहरू जी ने लाल किले पे खड़े होकर, बताओ। और हम बोल रहे हैं तो ये मान नहीं रहे। तो इसमें एक बात और भी है कि जैसे कि इन्फ्लेशन का मतलब जैसे हिंदी में होता है महंगाई, सिंपल सी बात है महंगाई। सर ने बोला कि जिसकी सैलरी 15-20 हज़ार से कम है, मतलब जिसको उतनी सैलरी अपना घर चलाना है, उसको फर्क पड़ता है, क्योंकि उसको पता लगता है कि हाँ महंगाई बढ़ रही है। एक्चुअली महंगाई क्या होती है, जब आपकी जो रुपए की जो वैल्यू है ना, खरीदने की पावर कम हो जाती है। आज 100 रुपए में जो चीज मिल रही है, टेक्निकली बता रहा हूँ, जो 100 रुपए में मिल रही है जो चीज, अगले 5 साल 10 साल बाद वो क्या पता वही चीज आपको 2000 रुपए में मिल रही हो। जैसे पहले के जमाने में लोग, हमारे माँ बाप जो कहते थे कि भैया हमें तो इतने में इतना कुछ मिल जाता था, आज तक होती है। महंगाई एक्चुअली वही है। और महंगाई को जो है, जो इकोनॉमिस्ट है, वो कई इकोनॉमिस्ट बहुत अच्छे से देखते हैं कि हाँ होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए, धीरे धीरे। इससे क्या होता है, ग्रोथ बनी रहती है इकोनॉमी की। आप एकदम रोक दोगे तो वो स्टक हो जाएगी इकोनॉमी। और डिफ्लेने, मतलब इसका एक इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर मतलब देखें तो ये हो सकता है कि धीरे धीरे बढ़ रही है, मतलब धीरे धीरे इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो आपको कमाने की मतलब वो है कि हाँ और डिफ्लेशन भी बढ़िया नहीं बोला जाता है कि आपकी मतलब करेंसी की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ गई है, क्यों नहीं माना जाता भाई, उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी पे। तो एक होता है कि स्टेबल रहे, हेल्दी, थोड़ा थोड़ा बढ़े, एकदम 1 से 2%, 3%, इससे ज्यादा नहीं। अभी जो है हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है, अब तो खैर हर बार होगा, कोई नई गवर्नमेंट भी अगर चुन के आएगी कभी, तो
अब आरबीआई मैनेज कर रहा है हमारे इन्फ्लेशन को, समझ रहे हो, आप एक्सपर्ट्स आ चुके हैं हमारे पास, वो कर रहे हैं मैनेज, और तो एक बढ़िया चीज है। आरबीआई के पास बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो आराम से तो मैनेज कर सकते तो हैं। कोशिश कर रहे हैं वो लोग, देखते हैं कैसे मैनेज करते हैं। जब हमारे पास मुद्रा कम होता है तो कभी हम डॉलर खरीद लेते हैं, रुपए इतने ज्यादा सर्कुलेट कर देते हैं मार्केट में, करेंसी की वैल्यू अपनी गिरने नहीं देते, मैनेज करके रखते हैं। इसीलिए हमें यूएस ने अभी वॉच लिस्ट में डाला हुआ था, हमें और चाइना वगैरह को, कि हम लोग जो है करेंसी मैनिपुलेटर कंट्रीज हैं, हम लोग करेंसी मैनिपुलेट करते हैं। हम जब यूएस का मतलब ऐसा कहना था कि हम लोग जानबूझ के अपनी करेंसी की जो पावर है ना कम दिखाते हैं। मतलब एक्चुअली उनका कहना है कि अगर एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आज के डेट में 74-75 रुपया है $1 का, तो यूएस बोलता है कि नहीं, एक्चुअली में इसकी कीमत 60 रुपए। ये गवर्नमेंट जो है ना फर्जी तरीके से इसको ऐसा मैनेज करेगी ताकि इनका सामान विदेशों में बिकता रहे, सस्ता रहेगा तो बिकेगा ही। इसलिए ये तो अभी भी है भारत इसमें, इसकी मैनिपुलेटर लिस्ट में, जहाँ तक मुझे याद है। तो ये थी भैया पूरी कहानी। और मोदी जी ने कंपैरिजन किया है तो भाई प्रीवियस गवर्नमेंट का ही करेगा, जाहिर सी बात है। सिंपल सी बात है, क्योंकि कांग्रेस ने राज किया है इतने सालों तक, तो उनके अलावा कौन है? कांग्रेस और बीजेपी बिल्कुल। जाके समाजवादी पार्टी या वाईएसआर, सब स्टेट बहुत सारे गवर्नमेंट जो भी हैं, इनसे थोड़ी करें। जो सेंटर में रहा है, 2 ही रही है बीजेपी तो बहुत कम रही है अभी। तो इनके 10 साल हो जाएंगे। एक और अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे थे, एक अपना पूरा किया था उन्होंने, गठबंधन की सरकार चलाई थी। उससे पहले 1-2 साल उन्होंने वो भी गिरा दी थी कांग्रेस ने। तो बाकी सब में कांग्रेस का ही राज है। मोदी जी ने कंपैरिजन में करा कि नेहरू जी के टाइम पे डबल डिजिट में पहुंच गया था इन्फ्लेशन, और इनके टाइम में अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। 1964, 65, 66 और 67 में हमारी इन्फ्लेशन 9.56 से 13% तक थी। आप समझ लो, डबल डिजिट का मतलब बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। ऐसा होता है जैसे मान लो कि कोई आपको सामान मिल रही है 100 रुपए की, और 13% अगर बढ़ जाते हैं तो 113 रुपए की मिलेगा वो सामान, सोचो। तो ये है पूरी कहानी। और देखो, कंपैरिजन करने के लिए पुराना डेटा इंसान लेता है। हाँ, वो है कि सिलेक्टिव डेटा इन्होंने क्या उठाया, क्या कुछ अच्छे भी टाइम रहे होंगे कांग्रेस के, ऐसा तो है नहीं। मनमोहन सिंह भी थे इकोनॉमिस्ट जिन्हें भारत का बोला जाता है, जिन्हें कहा जाता है कि भाई भारत को ग्लोबलाइजेशन की तरफ ले जाने के में बहुत बड़ा हाथ है उनका। इकोनॉमी को इंडिया की खोलना उन्होंने ही था 1991 में। तो अच्छी चीजों के साथ भी कंपेयर नहीं करेंगे ना, लेकिन हमें अपने से नीचे दिखाना है तो भाई क्या करेंगे। तो देखो, मैं कह रहा हूँ कि दोनों तरीके से देख सकते हैं इनकी इस चीज को। आप पॉजिटिवली देखना चाहते हो या वैसे, दोनों चीज है कि आप चाहते तो मनमोहन सिंह के भी एरा से कर सकते थे। उनके में भी ये था कि भाई उनमें भी आया है। देखो भाई, हर साल इन्फ्लेशन अलग अलग होता है, मैनेज किया जाता है, कितना मैनेज कर पाते हैं हम, और ये चलता ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा मैनेजमेंट। ठीक है, तो कभी 10 हो जाएगी, 13 हो जाएगी, कभी 2 हो जाएगी, कभी 7 हो जाएगी, एवरेज देखा जाता है। तो इस गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है क्योंकि आरबीआई मैनेज कर रही है पूरी तरीके से। और आरबीआई के पास तब इतना फॉरेक्स रिजर्व नहीं था जितना आज है। $600 बिलियन से भी ऊपर है हमारा फॉरेक्स रिजर्व। उस टाइम नहीं था भाई, तो कहां से मैनेज कर पाते? आप खुद सोचो। देखा जाए तो आज के टाइम पे अगर ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो हर कोई कमा रहा है, कमाना चाहता भी है। बिल्कुल। उस टाइम इतना था कि अगर एक फैमिली में लोग कमा रहे हैं तो किसानी थी पूरी तरीके से, 4 लोग बैठ के खाते थे। आज के टाइम में ऐसा नहीं है। इंडस्ट्री तो अब शुरू हुई है 1991 के बाद से, थोड़ा थोड़ा पेस पकड़ना शुरू किया। नहीं तो किसान थे, हमारे माँ बाप से भी आगे जाएंगे आप लोग, तो सब लोग किसान थे। हमारे माँ बाप पहले थे जो बिजनेस उसमें आए, सर्विस सेक्टर में आए, बिजनेस में आए। हमारे उनसे पूर्वज तो हमारे किसान ही थे सब। तो उस टाइम नेहरू जी को जो मिला था भैया देश, अगर आप वैसे भी देखो तो यार हर चीज फिर गलत होगा, नाइंसाफी होगी अगर सिर्फ ये चीज कंपेयर करना। पर हाँ, ये भी है कि उनका ये फेलियर है कि वो मैनेज नहीं कर पाए, ये भी फेलियर ही है उनका। बट ये होता है, इट्स अ नहीं चलता है यार। देखो, हर गवर्नमेंट में फेलियर्स, और वो आप गाली नहीं दे सकते किसी को भी, और किसी को भी बहुत अच्छा नहीं बोल सकता। नेहरू जी ने भी वो कुछ तो किया ही होगा यार, बहुत कुछ किया। हम लोग नहीं थे, हम लोग नहीं जी सकते उसको। उस टाइम क्या क्या कंडीशन थी इंडिया की, क्या क्या झेल रहा था भारत, भुखमरी के कगार पे था। जब कॉल दी थी इन्होंने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जय जवान जय किसान का, सोचो आप, अनाज नहीं था हमारे पास। उस हालत से लेके आज के दौर को कंपेयर नहीं कर सकते। दोनों सिचुएशन, सिनेरियो सब अलग है, सब कुछ अलग है यार। भारत जस्ट आजाद हुआ था, नया नया देश था, अपनी सुई भी नहीं बनती थी यार देश में। तो बहुत सारी चीजें अगर देखो तो, अगर ठीक है भाई, उनको ये सही लगा तो उन्होंने करा। इसमें भी देखो कोई विवाद वाली बात नहीं है, उन्होंने करा वो भी सही है, वो नहीं करते तो भी सही रहता। बाकी आप लोग बताओ, आपका क्या कहना है इस पर? हम जानना चाहते हैं, वीडियो करेंगे अंत। और अपना तो यही स्टैंड है कि भैया मोदी जी ने की कार्यकाल में सही चल रहा है, कुछ गलत भी हुआ है, वो जानते हैं सब लोग। देखो, कोई गवर्नमेंट परफेक्ट नहीं होती, ऑब्वियसली। हर कोई भी गवर्नमेंट आ जाए दुनिया में, यूएस की भी नहीं होती, कहीं की नहीं है, कुछ ना कुछ गलती होती है। इंसान जो है, इंसान ही चला रहा है ना उसे भी, तो गलतियां तो हो ही सकती हैं। हम ऐसा सोच रहे अगले 10 साल बाद ऐसा वो नहीं होगा। हमारे घर तो मैनेज होते नहीं है लोगों से ढंग से, 5-10 आदमी हो गए, ये तो भैया देश मैनेज की बात है।
कैसे तरीके के लोग हैं, क्या क्या है, तो और फिर इतनी ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन को मैनेज करना बहुत- इट्स नॉट एन इजी टास्क। बिल्कुल बहुत मेहनत का काम है, और बहुत जीनियस है इसके पीछे जो लगे हुए हैं, जिनको हम मुंह उठा के गाली दे देते हैं 2 मिनट में। हमें क्या करना है, बस यूं मुंह खोलना है, गाली दे देनी, जबकि हमसे अपना 4 बंदों का घर मैनेज नहीं होगा, पर वो देश मैनेज कर रहे हैं, पर उनको हम गाली देंगे। मतलब उनके ऊपर इतना प्रेशर होता होगा ना, क्योंकि उनके पास जिम्मेदारी है। मोदी जी पे अभी कितना प्रेशर है, कोई भी प्रधानमंत्री जब रहता है तो कितना प्रेशर होता होगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वो लोग मेंटली कितने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। बहुत ज्यादा। इमेजिन, बोलना आसान है भाई, करना उतना ही मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। समझ रहे हो आप? तो चाहे मैं कोई भी लीडर हो, मतलब उसके लिए अगर वो प्रधानमंत्री है तो उसके ऊपर है बहुत ज्यादा प्रेशर। बिल्कुल, वो एकदम परफेक्ट नहीं हो सकता, आपको खुद ही परफेक्ट बनना पड़ता है लोगों को। इसलिए मतलब कोई भी नेता हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, अब उनकी रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट सबकी करो, चुन क्या है। और क्रिटिसाइज भी करो जहाँ पे जरूरत हो। बिल्कुल। क्रिटिसाइज करो एकदम फैक्ट के साथ, सच में। ऐसा नहीं कि बस पॉलिटिकल एजेंडा के लिए बता क्रिटिसाइज करो तो एक लीडर को मत पकड़ो, पूरी होल पार्टी को पकड़ो, बिल्कुल, पूरा सबको जो पकड़ो, सिस्टम है ना सबको। उसको पकड़ो। बिल्कुल सबको पकड़ो, और वो सही सबको तरीका भी बोलो। है। ये तो आपका लोकतंत्र में होता भी है कि भैया लोकतंत्र में सुननी भी होती है और सुनानी भी होती है। ठीक है, तो यही भाई हमारा यही था यहाँ तक का रिव्यू। बाकी आप बताएं आपको कैसे लगी, और आपका क्या कहना है, जो सर ने आखिरी में क्वेश्चन छोड़ा ना, वो आपके लिए भी है। अपने विचार रखना बहुत जरूरी है, आप लोग भी रखें अपने विचार, कमेंट करें, कमेंट करें और हमें बताएं। हम आज लेंगे आपसे अलविदा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, और भाई दबा के कर दो शेयर। और हम लोग अब इंस्टाग्राम और फेसबुक के पे अवेलेबल हैं, दोनों पे हमारे आ गए हैं पेजेस। ठीक है, आप वहां जाके हमें फॉलो कर लीजिए, और अपने कोई विचार हो, कोई कमेंट मत और शेयर कर दो, हमारा कंटेंट शेयर कर दो, बिल्कुल। पेज वेज शेयर कर दो, लाइक वाइक कर दो, करवा दो तो अच्छा लगे तो कर दो, बिल्कुल। ना लगे तो भी कर दो। ना लगे तो भी कर दो, कि यार आपका एक लाइक जाएगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा यार। बिल्कुल। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।